नमस्कार दोस्तों, 5 अगस्त 2024 एक ऐसा दिन जो बांग्लादेश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ढाका की सड़कों पर लाखों लोग प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा और शेख हसीना का इस्तीफा और देश छोड़ना। क्या ये श्रीलंका की कहानी फिर से दोहराई जा रही है? आइए जानते हैं क्या हुआ बांग्लादेश में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और आप देख रहे हैं लुकआउट इंडिया। आज हम विस्तार से बात करेंगे बांग्लादेश के हालिया राजनीतिक संकट की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पिछले एक महीने में बांग्लादेश में कितने लोगों की जान गई? सोचिए, 100-200 नहीं, पूरे 300 से ज्यादा लोग। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतने लोगों की जान चली गई? चलिए शुरू करते हैं। 2024 से बांग्लादेश के छात्रों ने एक आंदोलन शुरू किया सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण के खिलाफ। यह आरक्षण 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों के लिए था। इस आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत 1972 में हुई थी। 2018 में इसे खत्म किया गया, लेकिन फिर से शुरू कर दिया गया। इसी बात से छात्रों में गुस्सा था, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन बड़ा होता गया। लोग कहने लगे बस अब शेख हसीना को जाना होगा, और फिर क्या था, पूरे देश में हिंसा फैल गई। 4 अगस्त को 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 19 पुलिस वाले भी थे। सोचिए, एक दिन में इतनी मौतें, और अगले ही दिन यानी 5 अगस्त को हजारों लोग ढाका की सड़कों पर आ गए। अब आइए जानते हैं शेख हसीना के बारे में। ये 76 साल की महिला 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। इस साल जनवरी में चौथी बार प्रधानमंत्री बनी, वो भी ऐसे चुनाव में जिसका विपक्ष ने बहिष्कार किया। शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहा था। उन्होंने 4 जुलाई को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए थे। लेकिन 5 अगस्त को क्या हुआ? प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए और शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत भाग गई। अब बात करते हैं प्रदर्शनकारियों की। ये मुख्य रूप से छात्र और युवा हैं। इन्होंने सोशल मीडिया और रैप गानों का इस्तेमाल किया अपनी बात फैलाने के लिए, और तो और इन्होंने लॉन्ग मार्च टू ढाका का आयोजन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि वो बंद की गई सभी यूनिवर्सिटीज को दोबारा खोल दे। हिंसा सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं थी, पूरे देश में फैल गई थी। 29 जुलाई 39 जिलों में सरकारी इमारतों, पुलिस स्टेशनों और आवामी लीग के दफ्तरों पर हमले हुए। कम से कम 14 जगहों पर मंत्रियों, सांसदों और आवामी लीग नेताओं के घरों पर हमले हुए। कई जगहों पर आग लगा दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिराजगंज के इनायतपुर थाने में एक ही दिन में 13 पुलिसकर्मी मारे गए। कुल मिलाकर 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। सरकार ने हिंसा रोकने के लिए कई कदम उठाए। पूरे देश में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट बंद कर दी गई। सरकार ने 3 दिन की छुट्टी का ऐलान किया। सेना को सड़कों पर उतार दिया। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सेना एक अंतरिम सरकार बनाएगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा 2022 में श्रीलंका में हुआ था। वहाँ भी आर्थिक संकट के चलते लोग सड़कों पर उतर आए। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था। क्या बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर है, और क्या वहाँ भी आर्थिक संकट गहरा होगा? ये सवाल अभी अनुत्तरित है। बांग्लादेश की हालत भारत के लिए भी चिंता का विषय है। आखिर ये हमारा पड़ोसी देश है। भारत ने अपने नागरिकों को बांग्लादेश की यात्रा न करने की सलाह दी है। ये भी अफवाह है कि शेख हसीना भारत आ सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, बांग्लादेश की ये कहानी बहुत गंभीर है। एक महीने में 300 ज्यादा लोगों की मौत, प्रधानमंत्री का इस्तीफा, सेना का दखल, ये सब बताता है कि वहाँ की स्थिति कितनी नाजुक है। आने वाले दिनों में बांग्लादेश की स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। क्या वहाँ लोकतंत्र बचेगा, क्या आर्थिक स्थिति और बिगड़ेगी? इन सवालों के जवाब समय ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी बांग्लादेश के हालिया संकट की विस्तृत कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश इस संकट से उबर पाएगा? मैं हूँ धीरज और ये था लुकआउट इंडिया। जय हिंद।